नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है पगड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समधी जी, अजीब बात है, बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं, फिर सास ससुर के पास तुम लोग कब जाती हो? सास ससुर की इच्छा नहीं होती क्या अपने पोते पोतियों से मिलने की? दोनों समधी और उनके परिजनों को यह सब सुनकर काटो तो खून नहीं। मनीष का चेहरा स्याह हो गया। सक पकाकर उसने नजरें झुका ली। मोहन अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं तो। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाते हुए उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोककर उसमें अपना सामान जमाया। खैर, अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो गया है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा। धीरज रखना। और सांत्वना से उसकी पीठ थपथपाकर मोहन जी रवाना हो गए। मनीष कुछ क्षण बुद्ध बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे से जब एक कार ने हॉर्न दिया तो विचारों के भंवर से बाहर निकल मनीष ने स्कूटर चालू किया और उदास मन से घर लौटा। उसे यकायक ही आया देखकर रीना घबरा गई। पानी का गिलास थमाकर चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ। फिर दफ्तर से जल्दी लौट आए? रीना, मनीष का कंठ सूख गया। मां नहीं रही। हैं? कब? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? कौन बोला आपको? मोहन जी, यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात मार्केट में मिल गए। मगर रीना अचकचाते हुए बोली, ये तो बड़ी अजीब बात है। आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फोन नहीं? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से उसने फोन उठाया और सुमित को एसटीडी कॉल लगाई। सुनकर सुमित को भी बेहद आश्चर्य हुआ। अजीब बात है, हमें समाचार क्यों नहीं? आजकल तो गांव गांव में एसटीडी है। मोहन जी को गलत समाचार मिला होगा। नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। मोहन जी के बेटे की शादी 10 दिनों पहले ही हुई थी, इसलिए दाह संस्कार और उठावने में वे जा नहीं पाए। बोले अब 12वें पर जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुमित बौखलाया। सगी माँ शांत हुई है और बेटों को ही खबर नहीं? पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने रामपुर फोन लगाया? किसको लगा था? वहां किसी का नंबर मालूम नहीं। आपको मालूम है? हाँ। फिर कैसे करे कंफर्म? दीदी को फोन लगाकर पूछे? हंसेंगे नहीं हम पर। ऐसा करते हैं, कुछ सोचकर सुमित ने उसे फोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और मनीष के फोन रखने के बाद सुमित ने अपनी पत्नी माया को कुछ समझाया। माया ने दीदी को एसटीडी लगाई। उधर फोन उठाने पर माया ने पूछा, हेलो, रामपुर वाली बेला दीदी है? मैं उनकी सहेली सेवती यहाँ बैतूल आई थी, सोचा मिल। क्या? कब? ओह, अच्छा। अच्छा अच्छा। और ये कहकर माया ने फोन रख दिया। सुमित सिर पकड़कर बैठ गया। मतलब खबर सच्ची थी, मगर हमें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, उन्हें ही नहीं मिली। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठाने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो कितनी छिछालेदार हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस करके सुमित की गर्दन झुक गई, चेहरा काला पड़ गया। मनीष को फोन से सूचित करके वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटों का सफर। रास्ते भर उधेड़ बुन में लगा रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही माया ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। क्या? मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, अपन सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते। अब न पहुंचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से माया का सर विषाक्त हो गया। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया।
सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतराता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों रामपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक में एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने दरी पर 4-5 रिश्तेदार बैठे थे। रिक्शे से उतरकर सुमित ने सूटकेस एक तरफ पटका और पिताजी के पास जाकर उनकी गोद में मुंह छिपाकर जार जार रोने लगा। कैसे हो गया ये सब पिताजी, हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाकर आंखें मूंद होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें थी। उधर माया रिक्शा से उतरकर अंदर वाले कक्षों में जाकर अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपट कर वह फूट फूट कर रोती हुई उनके कंधे को तर कर रही थी। 3-4 मिनट सुमित और माया दोनों का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठाकर सुमित ने भीगे स्वर में उला दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए पिताजी, हमें एसटीडी करवा देते। करवा तो देता बेटा, मगर फिर सोचा कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम आ जाए। सुमित को लगा मानो उसे भरी महफिल में नंगा करके जूते जड़ दिए गए हो। वह सिटपिटा गया, हकलाते हुए बोला, ऐसा आपने कैसे सोच लिया पिताजी? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आ ही जाते। और जीते जी? बात काटते हुए पिताजी ने पूछा। सुमित को मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक कर मन ही मन सुमित की सकपकाई स्थिति का आनंद उठाने लगे। सुमित को अब वहां बैठना असह्य हो गया, मगर उठकर जाता भी तो जाता कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय मनीष और रीना का भी रिक्शा रुका। रीना रोती हुई अंदर चली गई। मनीष पिता के गले से लिपटकर स्वर्गीय माँ को याद करके हाय हाय करके विलाप करने लगा। उसका चेहरा भी आंसुओं से तर था, कंठ गम से अवरुद्ध। बस भरे हृदय से हाय माँ, ओ माँ कहता हुआ वो विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उलाहना दिया, खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता बेटा? बात काटकर पिताजी ने अपनी असहायता प्रकट की। मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता? किसी को भी बोल देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें बेटा, किताबी बातें हैं। ठंडी सांस लेकर पिताजी ने अपनी छेदती निगाहें उसके चेहरे पर गड़ा दी। आज के जमाने में लोगों को सबों के लिए समय नहीं, परायों के लिए कौन खटता है। सुनकर मनीष सकपका गया। वह समझ नहीं पाया पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर वह उनका मुंह देखता ही रह गया। पिताजी मुंह फेरकर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। मनीष को भी अब वहां बैठना असह्य हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा उसने भांप ली थी। वे सब दबी छिपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमित के तो तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पूछे पिताजी से, माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इतने लोगों को फोन? क्या हमें नहीं कर सकता था वो व्यक्ति? मगर पूछने पर उल्टे उसी की भद्द पिट थी, इसलिए चुप साध गया। वहां बैठे बैठे उसका अब दम घुटने लगा था। सोचा रीता दीदी से मिलो। रीता दीदी से मिलने का बहाना करके वह उठ गया। उसके पीछे पीछे मनीष भी उठ के अंदर चला गया। अंदर रीता तीनों बुआओं के संग किसी काम में व्यस्त थी। रीता दीदी के हाथों में कोई लिस्ट थी। तीनों बुआएं सामने रखा हुआ सामान उसके अनुसार मिला रही थी। माया और रीना एक और उपेक्षिता सी अपरिचिता सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त मनीष ने सोचा था रीता दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई आकर उनके गले से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ेगी, फिर दोनों भाइयों से सांत्वना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रीता ने एक क्षण उचटती सी नजर उन पर डाली और पूर्ववत अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी अनुसरण ही किया रीता का। सुमित और मनीष कट कर रह गए। चुपचाप आकर माया और रीना जहां बैठी थी वहीं आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दूभर हो रहा था।
कुछ समय तक माँ की बाबत इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नान करने का बहाना कर कर चारों उठ गए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर रीना ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई, उससे एक दिन पहले ही रीता और छोटी बुआ अपने अपने ससुराल लौट गई थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी थी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर डॉक्टर को बुलाने जाना चाहा, लेकिन माँ ने फिर से पकड़ लिया उनका हाथ और रोक लिया। वे अस्फुट स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछुड़ने की बेला आ गई है, और वे नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले, पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण निकल जाते। अवश्य पिताजी को रुकना ही पड़ा। माँ की ऊर्ध्व सांस चलने लगी थी। पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुंह में जाता देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, दो दो कमाओ, बेटा बहू है, पोते हैं पोतियां हैं, मगर पास में साथ निभाने वाला कोई नहीं। इनमें से कोई भी एक अगर यहाँ होता। भावातिरेक में उनके नेत्र छलछलाए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी और तुलसी उठाई। तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रखकर चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ ही था। उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी और गंगा जल का पान करती हुई गीता जी का श्रवण करती रही। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन में अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को एसटीडी लगाई थी, मगर बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी के बाहों में तड़फड़ाती झूलती रही। अंतिम सांस निकलने के पहले उन्होंने हाथ बढ़ाकर पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहारा, अपने नाथ के मुखार विंद पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़कर प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगिनी की निष्प्राण काया कलेजे से चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव से उनका साथ निभाया, आज जीवन पथ पर वह उन्हें अकेला छोड़कर अनंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो दो बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, मगर उन्हें सहारा देने के लिए कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी इलाज नहीं मिल पाया। माना कि मौत तो अटल रहती है, मगर कुछ न कुछ खटपट, कुछ न कुछ दौड़ भाग तो की जा सकती थी। क्या फायदा दो दो बेटों के होने का? इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही उद्वेलित क्षण में उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया। आंसू पोंछकर माँ की निष्प्राण काया पर चादर उड़ाकर गमले में से 2-3 फूल तोड़कर उन्होंने माँ की निष्प्राण देह पर चढ़ाए और दरवाजा खोलकर घर के बाहर चले गए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहाँ एक एसटीडी बूथ था। बूथ मालिक का निवास वहीं था। घंटी बजाकर उन्होंने उसे जगाया। उसके दरवाजा खोलने पर असमय जगाने के लिए उससे माफ़ी मांगी और फिर छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनके ससुराल को छोड़कर बाकी सभी रिश्तेदारों को सूचित कर देना। सुनकर हतप्रभ रह गई बुआ, ऊहापोह करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम देकर उन्हें रोक दिया। फोन करके पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे आधे घंटे में फूफा जी के साथ मोटरसाइकिल पर वे आ गई। आते ही पिताजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ फूफा जी उन्हें बाहों में भींच ढाढ़स बंधाते रहे। 2 घंटे के बाद रीता भी पति और बच्चों के साथ आ गई। थोड़ी देर बाद मझली और बड़ी बुआएं फूफा जी और बच्चों के साथ आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा। अच्छा लगेगा दो दो बेटों के रहते कोई अन्य चिताग्नि दे। जीते जी इसे इतना जला चुके हैं वे, अब क्या फर्क पड़ता है।
मरने के बाद कौन फूंक रहा है इसका क्या, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पिताजी ने दो टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे आखिर सबको झुकना ही पड़ा। प्रातः 10 बजे तक अधिकांश रिश्तेदार आ गए थे। 11 बजे माँ की महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें चिताग्नि पिताजी ने स्वयं ही दी। सुमित ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर में जितने भी परिजन और रिश्तेदार थे, बैठक और अंदरूनी कक्षों में आकर बैठ गए। सुमित एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंधड़ चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय से उसके और मनीष के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ गया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा उन्होंने। समस्त रिश्तेदारों को एक दूसरे से सब कुछ मालूम होता गया। पिताजी स्वयं दोनों बेटों और उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर चुके थे। न कहते हुए भी सब समझ गए। एक अशक्त असहाय वृद्ध पिता ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर नाम भी सिर्फ अपना ही दिया, बेटों का नहीं दिया। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी। बस नहीं हुए तो सुमित, मनीष और उनके ससुराल में। ग्लानि से सुमित की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और भी थी। माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बनती है। पिताजी ने इस रस्म का स्पष्ट इनकार कर दिया था। उसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई थी। क्या जवाब देगा सुमित रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे उससे। घबराए सुमित, मनीष ने अभी कुछ समय पूर्व पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म को करने के लिए याचना की थी। पिताजी ने शुष्क सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है। पगड़ी पगड़ी की रट क्यों लगा रहे हो। पगड़ी उसे बंधती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जिस सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो, मिलने आने तक का समय न निकाला हो, तो क्या मतलब बेफजूल ढोंग धतूरे करने से। इस साबकोई पर सुमित और मनीष कटकर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद सुमित धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। एक दूरस्थ कॉलोनी में जाकर वहां के एसटीडी बूथ से अपने और मनीष के ससुराल को फोन लगाया। संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बतला दी। रिरियाते हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा ले। अगली सुबह माया और रीना के माता पिता और अन्य परिजन टैक्सियों में भरकर बदहवास से आए। हाथ जोड़कर माफी मांगी, काफी अनुनय विनय की, विनती भी की। पिताजी उनसे मिले। उनके मुख पर आकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयता पूर्वक ही उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ ही सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। तो फिर हमसे क्या नाराजगी रही जो हमें खबर ही नहीं की। ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर एक कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे ना, कुशल क्षेम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वहीं वहीं खबर करवा सका। सुनकर दोनों समधी कट कर रह गए। पिताजी ने बेहद नफासत से उन्हें उलाहना दे दिया था। एक क्षण के लिए चुप रहे बड़े समधी। फिर उन्होंने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने ऐसा व्यवहार रखा, हमें सपने में भी गुमान नहीं था। आप यदि एक ही पत्र डाल देते तो। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं जी। मामला संभलता देखकर बड़े समधी ने कुछ उत्साह से कहा। आभास तक नहीं था हमें तो। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं तो हर साल छुट्टी में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं फिर सास ससुर के पास तुम लोग कब जाती हो। जी जी। सास ससुर की आपने ये नहीं पूछा कि सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोती से मिलने की। दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप ये जरूर पूछ लेते हैं
कि सास ससुर का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा है? कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते? तो बेटी, तुम्हारा व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति कैसा है? पूछा था आपने कभी? समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश होते थे। उनकी बेटी को तो कोई झंझट ही नहीं है सास ससुर का। वे तो स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। यदि उनकी बहू भी इसी भांति स्वतंत्र रहना चाहती, तब सोचकर वे लोग कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाए। अपनी बेटियों के वैसे व्यवहार के लिए हम क्षमा मांगते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगे। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरी तरह से सारे इंतजाम कर लिए हैं। और 12वें के दिन इन सारे इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाईस्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेचकर पिताजी ने अपने और स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल पिताजी की देखभाल अच्छी तरह से कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही माया और रीना शर्म से धरती में गड़ सी गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उस अंधेरे की कालिमा कालिक बनकर उनके सुंदर सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। उनकी नजरें जमीन से ऊपर न उठ रही थी। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पगड़ी। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। क्या पिता का व्यवहार आपको कहीं गलत तो नहीं लगा? बेटों का व्यवहार कहीं आपको सही तो नहीं लगा? बहुओं का व्यवहार आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।